सभी को नमस्ते। मेरा पिछले वीडियो में हमने जो समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट है उनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का एनालिसिस किया था। आज हम स्पेंसर के सिद्धांत, जो कि सामाजिक परिवर्तन का रेखी सिद्धांत है, उसका एनालिसिस करेंगे। तो स्पेंसर ने भी सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उद्विकासी का मतलब होता है कि प्रारंभ से जो बदलाव होता है वो एक क्रम में ऊपर की ओर होता रहता है, उसको उद्विकासी सिद्धांत कहते हैं। तो आपने सामाजिक परिवर्तन को प्राकृतिक प्रवरण के आधार पर प्रकट किया है। तो प्राकृतिक प्रवरण क्या होता है इसको मैं बताऊंगी आगे। जैसे इन्होंने क्या बोला है कि स्पेंसर डार्विन के उद्विकास से प्रभावित थे। तो डार्विन एक जीव विज्ञानी रहे हैं जिन्होंने प्राकृतिक प्रवरण का जो सिद्धांत दिया है, इन्हीं के सिद्धांत को बोला जाता है प्राकृतिक प्रवरण अनुकूलन का सिद्धांत भी बोला जाता है। और इन्हीं ने इसी सिद्धांत को जीवों की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो डार्विन के अनुसार उन्होंने क्या बोला था, प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत या ऐसे अनुकूलन का सिद्धांत क्या कहते भी है। तो इसके अनुसार जो जीव होता है वह जैसी परिस्थितियां बदलती है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। जैसे अगर हम बात करें रेगिस्तानी एरिया के, कि जब रेगिस्तानी एरिया जैसी स्थिति आई तो वहाँ पर फिर पत्तियों ने, आप लोगों ने कैक्टस देखा होगा, तो कैक्टस बहुत ही मोटी पत्तियों को धारण करा हुआ रहता है, क्योंकि कैक्टस के जो पत्तियाँ रहती है उसके अंदर क्या पानी स्टोरेज रहता है। तो एक ये अनुकूल हो गया पानी को बचाने के लिए। फिर दूसरी बात कि वहाँ के जो जीव है, जैसे सरीसृप हो गए, जैसे अगर हम ऊँट की भी बात हम करें तो ऊँट को पता है कि रेगिस्तान एरिया में पानी की दिक्कत, उसके अलावा खाने की दिक्कत। तो वो क्या करता है कि सालों के लिए वसा को अपने कुबड़ में स्टोरेज कर लेता है, जिससे कि वो कई दिनों तक भूखा रह सकता है, क्योंकि उसको उससे एनर्जी मिलती रहती है। तो इसी ही अनुकूलन का सिद्धांत कहा जाता है कि जैसे ही परिस्थितियाँ बदलती है तो व्यक्ति उसके अनुकूल हो जाता है संघर्ष करके, और फिर उस पर्यावरण में जीवित रह करके उनमें परिवर्तन करता रहता है। और मैंने क्या बोला, जैसे रेगिस्तान में पत्तियां अगर पानी को स्टोरेज कर लेते तो वो जो स्टोरेज है, वो जो प्राणी है, जो दूसरे जीव जंतु है, उनके खाने के लिए यूज़ होती है। तो वो जो पानी को स्टोरेज करने की जो पत्ती की जो कैपेसिटी है या उसकी जो क्षमता उसने जो अनुकूलित कर ली है, तो वो दूसरे के लिए भी लाभकारी है। तो ऐसे ही क्या होता है कि वहाँ के जो वातावरण का एनवायरनमेंट है, एक तरह से फूड चक्र बोल सकते हैं, खाद्य चक्र, वो क्या चलता रहता है और सभी प्राणी जीवित रहते हैं, जो भी संघर्ष करके उसमें अनुकूलन कर लेते हैं। तो यही प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत की बदौलत जो स्पेंसर समाजशास्त्री, उन्होंने बताया कि समाज में भी जब बदलाव होते हैं तो व्यक्ति क्या उसके अनुकूल हो जाता है, उसमें उस समाज के अंतर्गत वैसी विशेषज्ञता पा लेता है जिससे वह समाज में स्थायी भी रहे, फिर समाज को परिवर्तित भी करता रहे। तो यही उन्होंने बोला है कि चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसके प्रवरण अर्थात जन्म और मृत्यु दर पर सामाजिक कार्यों से प्रथाओं, मूल्यों, आदर्शों का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस प्रवरण में जो श्रेष्ठ मनुष्य ही बचे रहते हैं। वही जब अनुकूलन की स्थिति आती तो जो व्यक्ति उनमें समायोजन बिठा लेता है तो वही बचे रहता है, उसमें जो समाज का निर्माण भी करते हैं वही, और उसमें परिवर्तन लाते हैं। प्रत्येक नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अधिक उन्नत होती है और समाज को आगे की ओर बढ़ाती है।
तो इस प्रकार समाज क्रमशः आगे बढ़ता और परिवर्तित होता रहता है। जैसे इन्हीं के सिद्धांत को मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे स्पेंसर ने ये बताया था कि स्टार्टिंग में जो समाज था वो एक तरह से एक गोले के समान था। गोले का मतलब इन द सेंस सभी इकाइयाँ जो थी वो मिली जुली थी। जैसे आर्थिक इकाई की हम बात करें, राजनीतिक इकाई की हम बात करें, सामाजिक इकाई की हम बात करें, धार्मिक इकाई, जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं आदि मानव काल में जैसे परिवार जैसी व्यवस्था आई, तो ये परिवार ही आर्थिक कार्य भी करता था। बड़े बुजुर्ग जो निर्णय लेने का काम करते थे वो राजनीतिक कार्य थे, सामाजिक कार्य तो किया ही जाता था, बच्चों का लालन पालन पोषण, उसके व्यक्तित्व का निर्माण, और धार्मिक कार्य ही परिवार के द्वारा किए जाते थे। तो ये सब इकाई मतलब एक जैसी थी, एक समरूप में थे, अस्पष्टता थी कि कोई भी इकाई क्लियर नहीं थी। फिर जैसे समाज का और विकास हुआ, परिवार से अलग और संस्थाएं आई, जैसे राजा महाराजाओं का काल आया, तो उस टाइम जो राजनीतिक इकाई किसके हाथ में चली गई? कि राजा के हाथ में। इकाई। फिर व्यापार प्रणाली आ गई, तो जो आर्थिक कार्य है क्योंकि बाजार प्रणाली आ गई थी, जब राज व्यवस्था थी तो बाजार व्यवस्था भी थी, तो आर्थिक प्रणाली इनके हाथों में आ गई। फिर मंदिर वगैरह चर्च ये सब बन गए थे, तो धार्मिक कार्य इनके हाथ में आ गए। तो ये इकाइयाँ क्या अब स्पष्ट होने लगी। पहले स्टार्टिंग में सब परिवार के द्वारा ही किया जाता था, इसलिए ये समान इकाइयाँ थी, अस्पष्ट थी। फिर जैसे अन्य संस्थाएं परिवार के अलावा, तो फिर ये इकाइयाँ क्या स्पष्ट होने लगी। समाज, अन्य संस्थाओं के आधार पर समाज की संरचना बदल गई। अब धीरे धीरे यही होता जा रहा है, समाज और जटिल होता जा रहा है, समाज जटिल भी होता जा रहा है और समाज के कार्य भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उस कार्य के अकॉर्डिंग और विशेषीकरण बढ़ता जा रहा है, और विशेषीकरण बढ़ने से क्या हो रहा है कि और जो इकाइयां हैं विभक्त होती जाए। जैसे अगर हम डॉक्टर की पेशा की हम बात करें, जो डॉक्टर है, तो आपको पता है कि पहले एक सामान्य डॉक्टर भी सारी बीमारियों का इलाज कर लेता था, मगर अगर देखा जाए तो आँख का डॉक्टर अलग होता है, हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है। तो ऐसी इकाइयाँ क्या स्पष्ट होती जा रही है, और धीरे धीरे यही संरचना और जटिल होती जा रही है। और चूंकि मतलब व्यक्ति उस परिस्थितियों के अनुकूल भी होते जा रहे हैं, तो ये ही स्पेंसर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत समाज पहले समान और सरल इकाई स्पष्ट होता है, फिर धीरे उसमें बदलाव होता जाता है, तो इकाइयाँ और स्पष्ट होती जाती है। फिर वो जो व्यक्ति होते हैं उस समाज के अनुकूल होते जाते हैं, मतलब जो व्यक्ति संघर्ष करके अनुकूल होते जाते हैं वो समाज में जीवित भी रहते हैं, और उसमें बदलाव फिर होता रहता है और बदलाव करते रहते हैं। तो यही स्पेंसर द्वारा दिया गया सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, और इनकी एक जो पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी,
इसमें उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इनकी बुक है। इसी बुक में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो धन्यवाद सभी को।